Hello dear students, in our today's video we are going to solve the physics question paper issued by the Haryana Board of School Education for the session 2020 and 21. This is the part 2 of this question paper, and already you know that this question paper have the two parts, part 1 of 35 marks and which is descriptive type, and part 2 that we are going to solve today in this video. It carry 35 questions each of 1 mark, out of which some questions are objective and some are fill in the blanks or one word answer type questions. Okay, so let's start. And first question is, two charges plus 1 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are situated in at a distance in air. The ratio of the forces acting on them is. कूलम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग है, फोर्स दोनों के ऊपर जो लगेगा F इज इक्वल टू वो लगेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगने वाला है, तो रेशियो आ जाएगा 1:1. क्वेश्चन नंबर 2, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर ज्वाइंट फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केस विल बी. देखिए, पहले उनको किस में कनेक्ट किया, पहले उनको कनेक्ट किया सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS इज डिवाइड बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये C1 C2 C3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको एक ही लिख देता हूँ क्योंकि सभी की कैपेसिटी क्या है, सेम है. सभी की कैपेसिटी सेम है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सभी को सेम लिख देता हूँ. ओके, तो ये सोल्व करोगे 1/CS आपके पास कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई C आ जाएगा, और CS आ जाएगा C डिवाइड बाई 3. पैरेलल कम्बिनेशन जब आप करेंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन में CP जो है वो हो जाएगा C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C. अब क्या निकाला है, दोनों का रेशियो निकालना है पहले सीरीज़ का, आप यानी आपको निकालना है CS डिवाइड बाई CP. तो CS आपके पास है C डिवाइड बाई 3 और CP है 1 डिवाइड बाई 3C. C कैंसिल C दैट इज इक्वल टू 1:9. ऑप्शन डी इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था उसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ साथ में, और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके. जैसे आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू, उसको आप लिखते हो रो L डिवाइडेड बाई A, जहाँ पे जो रो होता है उसको आप लिख सकते हो RA डिवाइडेड बाई L, और ये जो रो होता है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोलते हैं. तो इसका फॉर्मूला आप देखो कि यूनिट क्या बन जाएगी. R की यूनिट होती है ओम, R की यूनिट क्या होती है ओम, A की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और L की क्या होगी मीटर. मीटर से कैंसिल हो गया मीटर, दैट इज क्या हुआ ओम मीटर. डायरेक्ट भी आप याद कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बाय द वे, अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद करेंगे एग्जाम में, है ना. फॉर्मूला याद करेंगे, डायरेक्ट उससे यूनिट लिख देंगे. तो यूनिट क्या हुई ओम मीटर, ओम मीटर. क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I फॉर ए कंडक्टर इज a straight line which makes an angle theta with the y axis representing the current I. द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी. ग्राफ बनाते हैं पहले, आसानी से समझ में आएगा. देखो ये ग्राफ हुआ, ये एक्स एक्सिस हुई, ये और ये वाई एक्सिस हुई. ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली इस ग्राफ के लिए, और यहाँ पे क्या दिया कि वाई एक्सिस में करंट रिप्रेजेंट है. इसका मतलब वाई एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी जो लाइन होगी ग्राफ की वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब ओहमिक कंडक्टर है. और यहाँ पे क्या दिया कि जो थीटा एंगल बनता है ना वो वाई एक्सिस के साथ बनता है. थीटा एंगल किधर बनता है, वाई एक्सिस के साथ. तो ये एंगल हमारे पास कितना हुआ थीटा. तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बचा पीछे आपके पास वो बचा 90 माइनस थीटा. अब ये जो ग्राफ का जो स्लोप है हम वो स्लोप निकाल लेते हैं. ग्राफ का क्या निकाल लें, स्लोप, जो किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है. तो थीटा है आपके पास यहाँ पे एंगल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो टेंजेंट परपेंडिकुलर बाई बेस. इस ग्राफ में परपेंडिकुलर किसको बनाएंगे, जैसे एंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस. तो परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में कौन है, करंट. तो ये आपके पास लिखा जाएगा I डिवाइडेड बाई वी. अब I बाई वी क्या होता है, देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R को हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई, और आपके पास यहाँ पे I/V है, तो I/V जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई आर. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर. और R आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, R हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 90 माइनस थीटा. टेंजेंट 90 माइनस थीटा, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा. मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, बायो स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो तो बताऊं. देखो आपके पास टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा. साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा. थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है,
90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आप यहाँ पे करोगे इसमें, तो ये तो बन जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब आपके पास जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा आया वो किसके बराबर आया, कोस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कोट थीटा। ओके, ठीक है, मतलब आर जो आपके पास आया, आर वो 1 डिवाइडेड बाई कोट थीटा के बराबर आया, और 1 बाई कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कोट थीटा होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू इट, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी। तो देखिए 3 सिचुएशन होती हैं। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे एंटर कर सकता है किसी एंगल के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा, या फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा सकता है, और या फिर आपका इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा सकता है। तो तीनों के आंसर मैं बता रहा हूँ, 1 बाई 1 देखते चले जाना। अगर वो परपेंडिकुलर जा रहा है तो जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर, परपेंडिकुलर में कैसा होगा, सर्कुलर, और अगर वो पैरेलल जा रहा है तो पाथ होगा लीनियर, और अगर वो जा रहा है किसी एंगल के ऊपर तो पाथ होगा हेलिकल। ये 3 पाथ होते हैं। अब आप देखो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलरली चलता है, तो परपेंडिकुलर का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो आंसर क्या आएगा, सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूविंग विद द वेलोसिटी v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड b इज, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल भी ऐसे इंटर करता है, थीटा की वैल्यू 0 हुई, साइन 0 0, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, करंट फ्लोज एट ए रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड इन इट, द EMF इंड्यूस इन इट इज। EMF का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है L DI डिवाइड बाई dt, कॉइल के अंदर E इज इक्वल टू L DI बाई dt, वैसे माइनस लगता है साथ में, वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो L कितना है, 2 मिली हेनरी है, तो 2 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, -3 इंटू DI अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड है, ये हो गया 10⁻³, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसके अकॉर्डिंग है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, मिराज इज द फिनोमिना ड्यू टू, तो मिराज जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द 2 सरफेसेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैव इक्वल रेडियस ऑफ द कर्वेचर r एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। देखिए लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे ये लेंस हुआ तो ये वाली जो होती है ये होती है r2, और ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होती है r1। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा है, लाइट रेज इधर जाएंगी, तो r1 है प्लस r और r2 है माइनस r। ठीक है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो इसको ज़रा सोल्व करोगे यहाँ पे वैल्यूज सभी पुट करके, तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई f बराबर होगा, म्यू की वैल्यू अगर 1.5 रखेंगे तो ये आ गया 1.5 माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई r। फर्दर सॉल्यूशन करोगे 1.5 में से 1 करोगे, ये आ जाएगा 0.5, इसको मैं लिख देता हूँ 5/10 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई r, 5/10 हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो आंसर कितना आएगा, 1/r। वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/r। क्या पूछ रखी है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछ रखी है, तो f किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, b इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज Δm एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज a, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो प्रिज्म फार्मूला, एक्चुअली प्रिज्म फार्मूला ही पूछ रखा है, तो प्रिज्म फार्मूला आपके पास जो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 डी। ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, तो देखो क्या फार्मूला होता है, जो म्यू का फार्मूला होता है वो c डिवाइडेड बाई वी होता है, तो v का फार्मूला क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाई म्यू। c कितना है 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 और डिवाइड बाई 3, ये आपके पास हो जाएगा 9/4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और 9/4 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, 2.1 बचेगा, 0 करेंगे, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 5 पे जाएगा, तो 2.25, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज। तो फोटो इमिशन तभी होता है जब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू और ग्रेटर देन होती है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, लेस देन थ्रेशोल्ड गलत है, हाफ गलत है, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज। मूविंग पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी होती है ना, एच डिवाइड बाई पी, इसको मैं लिख सकता हूँ एच डिवाइडेड बाई एम वी। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास गलत है, मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आंसर क्या हुआ गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी, एनर्जी के प्रोपोर्शनल नहीं होती वेवलेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ये ठीक है, मोमेंटम के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन हाइड्रोजन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। देखो वैसे तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो एक तरीका भी बता देता हूँ आपको। क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब आपको एम वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर जो होता है वो के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। आर से स्क्वायर कैंसिल होगा, इट मीन एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू हुई वो के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर हुई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो देख लो कौन सा वैल्यू, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो कौन सा आंसर है इसके अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो किसके लिए बोला, हाइड्रोजन के लिए बोला है, तो हाइड्रोजन के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो जेड को मैं 1 कर देता हूँ, तो आपके पास ये हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ये वाला ऑप्शन जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। डी वाला जो ऑप्शन है वो याद करके लिखना, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, कहीं आगे आपको जरूरत पड़ जाए तो ध्यान रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। नहीं, ये टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं, ये जो होती है ये टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये एनर्जी कौन सी होती है, टोटल एनर्जी, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला आपको याद करके मैं तीनों बता देता हूँ, अलग अलग आपको जरूरत पड़ जाए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया ई। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के जेड ई और डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर और इनटू क्या हो गया ई। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी, तो ये आपके पास हो गया के, चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और के की जो वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी है ये, पोटेंशियल एनर्जी हुई। पोटेंशियल को और काइनेटिक को जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाती है, तो जो डी वाला ऑप्शन है ये टोटल एनर्जी का ऑप्शन है। तीनों फॉर्मूला याद करके रखना, ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16, नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम H12 विल बी। देखिए ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम जैसे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसका जो न्यूक्लियस बनेगा मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 है, मतलब एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है, तभी इसका मास नंबर 2 हुआ। और चार्ज नंबर कितना है 1, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इसके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ठीक है, तो इसने क्या लिखा, 2 प्रोटॉन, गलत है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी बैंड of a substance is shown in figure where V is the valence band and C is the conduction band। C ये वाला जो है, C वाला ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड। एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 लेस देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास एनर्जी बैंड गैप नेग्लिजिबली स्मॉल और इक्वल टू 0 है तो क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए ईजी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए जो ईजी होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं तो एन फॉर नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, होल। होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसके अपोजिट आपसे पी टाइप पूछ लिया जाए तो पी टाइप के अंदर जो होल होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी के अंदर कौन होते हैं, होल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, किसका, पोटेंशियल का यूनिट है, पोटेंशियल का भी है और पोटेंशियल एनर्जी का भी है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। नेक्स्ट, करंट थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर इज द नेट ब्लैंक पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। देखो करंट क्या होता है, करंट थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर इज द नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया, मतलब आई किसके बराबर होता है, आई होता है Q डिवाइडेड बाई टी। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज उस कंडक्टर में से पास हो रहा है वही करंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 quantities are needed to specify the magnetic field of the earth on its surface, the horizontal component, the magnetic declination and मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बच गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अगला क्या बचा, तो आपके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, इसने एक कंपोनेंट बता दिया, एक कंपोनेंट हो गया भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ए वर्टिकल कंपोनेंट। एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया, क्या बच गया, बच गया मैग्नेटिक डिप, क्या बचा, मैग्नेटिक डिप और बच गया, मैग्नेटिक डिप, ठीक है, मैग्नेटिक डिप भी बोल सकते हो और डिप एंगल भी इसको हम बोल सकते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक डिप एंगल होता है या इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, और कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। एक्सरे, गामा रेज एंड द रेडियो वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन द वैक्यूम, देयर ब्लैंक विल बी सेम बट फ्रिक्वेंसी विल बी डिफरेंट। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सभी की स्पीड सेम होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होगी बट स्पीड सभी की सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक एंगल for a ray incident from denser to rare medium is that angle for which the angle of refraction is 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो क्रिटिकल एंगल हो गया, अगर कोई भी लाइट रे
इस प्रकार से डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंस से रेयर में जाती है, तो यहाँ पे केस आता है जिस टाइम पे ये जो लाइट है वो दो मीडिया सेपरेटिंग सरफेस के अकॉर्डिंग जाती है, तो उस दौरान जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये जो इंसिडेंट होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तब क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। 25 क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा hc डिवाइड बाई लैम्डा। इन रदरफोर्ड्स मॉडल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट ए टाइनी न्यूक्लियस एंड द खालिस्तान रिवोल्व अराउंड इट। तो क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसको रिवोल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको रिवोल्व करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ एन ही है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है? नंबर ऑफ होल के बराबर है इन ब्लैंक सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक फिर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप के। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखा जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट 28, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन ऑफ द करंट डेंसिटी जे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। 29th क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन लिखना है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ पे B टर्मिनल पोटेंशियल है, E जो है वो EMF है, I करंट है और R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर ए सर्किट शोन वेयर A, P, B and E, Q, B आर द पार्ट ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें आप, यहाँ से करंट इधर गया और ये करंट इधर गया और ये चला गया, इधर चला गया, ठीक है। अब इसके कारण अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो उसका आपके पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 4 पाई और डिस्टेंस जो भी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो ये थीटा 1 45 हो जाएगा, थीटा 2 भी कितना हो जाएगा 45। तो साइन 45 साइन 45 के लोग कितने की 1/√2 यानी ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √2 और ये हो जाएगा √2। तो फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे म्यू नॉट आई ही हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आर स्क्वायर और इनटू क्या हो गया √2। ओके, अब देखना, ध्यान से देखना, ये इधर जा रहा था, तो अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो इनटू द पेज रहेगा, यहाँ रहेगा आउट टू द पेज। अगर यहाँ करंट है इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज रहेगा, यहाँ आउट टू द पेज रहेगा। इसके कारण जब आप देखोगे ऐसे तो इसके कारण आउट टू द पेज रहेगा और यहाँ रहेगा इनटू द पेज। यहाँ जब जा रहा है तो यहाँ आउट टू द पेज है और यहाँ क्या है इनटू द पेज। मतलब इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का, वो तो है किधर इनटू द पेज, और ये जो नीचे वाले दो हो गए ए से लेके क्यू तक और क्यू से लेके बी तक, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आउट टू द पेज। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको काट देगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको काट देगा। तो नेट आंसर आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, नेट बी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 0।
वैसे फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये बाइट-शाउट लॉ से आता है। बाइट-शाउट लॉ क्या बोलता है कि जो बी होता है ना वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक एंगल यहाँ पे बराबर बराबर बन रहे हैं क्योंकि थीटा 1 भी 45 डिग्री है और थीटा 2 भी कितना हुआ 45, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 45 1/√2 होता है। तो फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 ऐसे लिखोगे ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू √2। ओके, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि सभी के स्क्वायर है ना, तो सभी साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आपस में, दो साइड का इनटू द पेज है, दो का आउट टू द पेज है, तो नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 2 thin lenses of power +5 diopter and -5 diopter are placed in contact, find the power of this combination। तो कम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। एक है +5, दूसरा है -5, दैट इज इक्वल टू 0 डायोप्टर। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा। तो इसका अगर इसे ऐसा पूछ रहा जाए कि ये कम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये प्लेन ग्लास शीट की तरह काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह काम करेगा, क्योंकि प्लेन ग्लास शीट होती है उसकी कोई पावर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर विच स्पेक्ट्रल color light is speed maximum in the glass, for which spectral color of light is the speed maximum in the glass। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम है, वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C/V के बराबर भी होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है वो C डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो हम कह सकते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी किसमें, ग्लास में। हमेशा मत सोचना कि वैक्यूम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वैक्यूम का नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसका है, ग्लास का है। अगर ग्लास के अंदर आपके पास जैसे ये VIBGYOR ये कलर होते हैं ना, तो सबसे फास्ट स्पीड अगर होती है तो रेड कलर की होती है और सबसे स्लो होती है तो वायलेट कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 33, in Young's double slit experiment, what will be the effect on the fringe width on using yellow color light of the sodium lump in place of the violet color light। तो देखिए, दो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा = होती है लैम्डा D डिवाइडेड बाई डी, लैम्डा D डिवाइड बाई डी, ठीक है। किन्हीं भी दो की फ्रिंज विड्थ देखेंगे लैम्डा D/D आएगी। इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, लैम्डा। जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी इसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके पास यहाँ पे येलो लाइट है और येलो लाइट को प्लेस किस इन प्लेस ऑफ द वायलेट कलर, वायलेट कलर को हटा के हमने येलो लाइट लगा लिया। तो देखो वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो मतलब वायलेट कलर से ज़्यादा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा V जो होती है वो लेस देन होती है लैम्डा येलो से, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बीटा V है लेस देन होगी बीटा येलो से। इसका मतलब येलो कलर की फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी और वायलेट कलर की फ्रिंज विड्थ कम होगी। क्वेश्चन नंबर 34, 2 nuclei have the mass number in the ratio of 1:8, what is the ratio of their nuclear density। तो न्यूक्लियर डेंसिटीज होती है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, हर टाइप के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 35, इन द जंक्शन डायोड D इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इन द गिवन डायग्राम। देखो डायरेक्ट देख के भी आपको पता लग रहा है कि ये -10 वोल्ट है और ये +7 वोल्ट है। इसका मतलब ये जो P साइड है, P जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है और N साइड है हायर पोटेंशियल पे है, तो रिवर्स बायस है। और अगर ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो P साइड है
उसमें से पी साइड के पोटेंशियल में से एन साइड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आपको पी माइनस एन निकाल लो, पी माइनस एन, पी साइड के पोटेंशियल में से एन साइड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास आया -10 और माइनस कितना हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू -17। अब देखो ये ध्यान करके रखना, P माइनस एन करेंगे, P के पोटेंशियल में से N का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फॉरवर्ड बायस है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो रिवर्स बायस है, और अगर रिजल्ट 0 आता है तो N बायस है, तो किसी प्रकार की बायसिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे माइनस का आता है, तो ये जो है आपके पास किस में है, रिवर्स बायसिंग के अंदर है। ओके, तो ये आपके पास 35 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे पूरा पेपर आराम से कर लेंगे, और आप जो है आई होप 70 मार्क्स में से आप 70 मार्क्स एग्जाम में स्कोर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।